नमस्कार, स्वागत है आपका टैलेंटेड इंडिया की इस खास पेशकश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी चुनौती आज कम हो गई। कम ऐसे कि जब सेना के जवान तेज बहादुर को सपा बसपा महागठबंधन ने वाराणसी से अपना प्रत्याशी घोषित किया था, तब इस तरह की खबरें आने लगी थी कि अब शायद तेज बहादुर चाहे जीतें या ना जीतें, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए एक चुनौती पेश करेंगे। वैसे भी उस सीट से जितने ज्यादा नामांकन दाखिल हुए हैं, मेरे ख्याल से देश में सबसे ज़्यादा नामांकन वहीं से दाखिल हुए थे। आज तेज बहादुर यादव का नामांकन बर्खास्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। नामांकन बर्खास्त होने के बाद तेज बहादुर ने आरोप लगाया कि सरकार जो है उनके साथ तानाशाही का रवैया अपना रही है और कहीं ना कहीं उन्हें रोकने के लिए सरकार ने ये चाल चली है, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट में अब अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कारण जो वहाँ के जिला कलेक्टर ने दिए हैं नामांकन के रद्द होने के लिए है कि तेज बहादुर से एक जानकारी मांगी गई थी जो उनकी बर्खास्तगी को लेकर थी और उस जानकारी को वो नहीं दे पाए समय रहते, इसलिए उनका नामांकन रद्द किया गया है। क्या जानकारी मांगी थी? जानकारी मांगी थी कि तेज बहादुर ने सबसे पहले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भरा था। उसमें अपने हलफनामे में उन्होंने लिखा था, एफिडेविट में उन्होंने लिखा था कि सेना से उन्हें बर्खास्त किया गया। कारण था कि जो एक भ्रष्टाचार का नियम होता है या भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, उनके तहत उन्हें सेना से बर्खास्त किया गया। सपा बसपा की तरफ से उन्होंने नामांकन भरा तो ये जानकारी नहीं दी। तो कलेक्टर ने पूछा कि विरोधाभास है दोनों नामांकन में, इसलिए आप सही जानकारी उपलब्ध कराएं। ये जानकारी लेने के लिए दिल्ली से उन्हें कागजात जो है वो मंगवाने थे, जो वो नहीं मंगवा पाए और 10 बजे तक सुबह जमा नहीं कर पाए, 11 बजे तक। इसके कारण नामांकन रद्द हुआ। वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने अपनी सफाई दे दी है, लेकिन साफ तौर पर इस पूरे प्रकरण में ये बात नज़र आती है कि जब भी सरकार के पाँव में कोई कांटा चुभने की आशंका होती है या रास्ते का कोई कांटा होता है, तो सरकार सबसे पहले उसे उखाड़कर फेंकने की कोशिशों में जुट जाती है। तेज बहादुर को इतने बड़े कांटे नहीं थे, लेकिन फिर भी सरकार ने समय से पहले ही उन्हें निकाल दिया है ताकि वह मोदी जी के पैरों का दर्द ना बन सके। जो भी हुआ, लेकिन आज मोदी जी की जीत का रास्ता थोड़ा थोड़ा साफ हो गया। नोटिस में कहा गया है कि आप इलेक्शन कमीशन से लिखवा के लेके आइए कि अब मैं चुनाव लड़ सकता हूं या नहीं लड़ सकता हूं। इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल है। जबकि मैंने जब नॉमिनेशन किया उस समय इन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा। जब 24 तारीख को किया, फिर 30 तारीख को मैंने किया तो उस समय भी इन्होंने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आपके फॉर्म में कोई कमी है। जबकि कोई भी जब करता है नॉमिनेशन तो उसमें लिखा जाता है कि आपकी ये चीज़ की कमी है, आप ये पेश कीजिए। अगर दियो मुझे पहले बताते तो मैं फॉर्म लेके आता। अब वो मुझे कह रहे हैं इस टाइम कि 3 बजे कह रहे हैं कि आपको सुबह 11 बजे तक का समय है, आप चुनाव आयोग से ये कागज़ लेके आइए। तो इससे साफ मानसिकता दर्शाती है कि मोदी जी का सीधा सीधा चुनाव आयोग इनके ऊपर दबाव है और वो जानबूझ के नहीं चाहते कि तेज बहादुर यहाँ से चुनाव लड़े। क्योंकि कल से आप देख रहे हो, जब से गठबंधन ने मुझे प्रत्याशी उतारा है, ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे और जितने भी प्रिंट मीडिया पे सब जगह खबरें चली, तब से मोदी जी डरे हुए हैं। और रात से अमित शाह और योगी जी यहाँ आकर बैठे हुए यही साजिश रची जा रही है कि जवान तेज बहादुर को किसी तरीके से चुनाव में जाने से रोका जाए। क्या कारण है? बर्खास्तगी के आपके सभी टीवी चैनल्स पे मेरे डॉक्यूमेंट्स आप अगर पीछे आप देखेंगे, बर्खास्तगी में साफ तौर पे मुझे अनडिसिप्लिन केस में बर्खास्त किया गया। जबकि पूरे टीवी चैनलों के पास भी मेरे डॉक्यूमेंट आप पीछे जाओगे तो आपके खुद के वीडियो मिलेंगे सबके पास। बर्खास्तगी मेरी सिर्फ अनडिसिप्लिन पे है। इसके अंदर ऐसा है अगर भ्रष्टाचार का चार्ज वगैरह हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके हम डॉक्यूमेंट भी पेश कर चुके हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। क्या दोनों जो नॉमिनेशन फाइल हुआ था उसके शपथ पत्र में अंतर भी था क्या? नहीं, शपथ पत्र वो एक पार्टी सिंबल पे था और पहले जो हमने शपथ पत्र लिया था वो निर्दलीय था। जी, एक लाइन होते, आप चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, क्या बताया अधिकारियों ने? नहीं, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पूरी की पूरी। अगर ये तानाशाही राज जो चल रहा है वो नहीं लड़ने देगा तो हम दूसरे प्रत्याशी का, बनारस में मैं लास्ट दिन तक रुकूंगा और मोदी जी खिलाफ किसी प्रत्याशी का मुझे समर्थन भी करना पड़े तो मैं समर्थन उस प्रत्याशी का करूंगा और इन खिलाफ रहूंगा। अभी अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई है, क्या बोला है उन्होंने? हमने उस नोटिस का जवाब दिया था, वकील साहब बताएंगे। इन्होंने फिर एक और नोटिस थमा दिया और हमारे को अभी कितने बजे दिया है वकील साहब से बताएंगे इसके बारे में। टेक्निकल जो है एडवोकेट साहब। जी जी, जिस तरह से आपको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया बनारस से, जी, आपने ये दावा किया कि अब हम ही गठबंधन के प्रत्याशी, लेकिन आज शालिनी यादव का पर्चा एक्सेप्ट हो गया है और उन्होंने कहा चुनाव तो मैं ही लड़ूंगी, मैं और किसी को नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्टी ने जो है, पता है हमें साजिश रची जाएगी। आप देख रहे हो काफ़ी जगह इस तरह के नामांकन कैंसिल हुए हैं। हमें पता था ये साजिश रचेंगे हमारे खिलाफ, इसलिए हमने हमारी पार्टी की तरफ से 2 नामांकन किए जाएंगे। और साफ अगर लास्ट तक ये हमारा नामांकन कैंसिल करते हैं तो फिर हमारा एक पार्टी का सदस्य बचता है जिसका हम समर्थन करेंगे, पूरा देश समर्थन करेगा उसका। शालिनी का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर मेरा नामांकन कैंसिल होता है तो मैं शालिनी जी बहन जी के साथ में खड़ा हूँगा, क्योंकि पार्टी का मामला है।
अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब तक देशभक्ति के नाम पर, सेना के शौर्य और पराक्रम के नाम पर वोट मांगते थे, आज उत्तर प्रदेश के फैजाबाद कहे जाने वाले, जिसका नाम बदलकर बाद में अयोध्या कर दिया गया, वहां पहुंचे। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के पराक्रम और शौर्य की गाथाओं का गुणगान किया। साथ ही साथ श्रीलंका, जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, जहां कुछ दिनों पहले हमला हुआ था, उस हमले को भी भारत के चुनाव से जोड़ दिया और ये कहा कि भारत में श्रीलंका जैसे हमले नहीं होने देंगे। क्या किसी हमले का पूर्वानुमान या पूर्व जानकारी प्रधानमंत्री को हो सकती है? कदापि नहीं। सुरक्षा एजेंसियों को कुछ इनपुट्स ज़रूर मिलते हैं जिनका अलर्ट जारी किया जाता है और निश्चित रूप से सावधानी रखने पर किसी भी देश में इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। तो हम भारत को सिर्फ इस तरह की घटनाओं से बचाएंगे, ये कहना कहीं भी उचित नहीं बैठता है। दूसरी बात, जिस मुद्दे को लेकर या जिस बिंदु को बार बार अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते हुए आगे बढ़ी है, उसका जिक्र आज अयोध्या पहुंचकर भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, यानी कि भगवान राम के मंदिर का जिक्र। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है और भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित कार्यकर्ता हैं, जो मंदिर यहीं बनाएंगे का नारा लगाते हैं, देश में उग्र होते हैं, लगातार तोड़फोड़ करते हैं, राम मंदिर के नाम पर देश में कई बार जो हिंसक घटनाएं भी हुई हैं, उन सबको भूलते हुए प्रधानमंत्री आज फिर अयोध्या गए, जय श्री राम का नारा लगाया, लेकिन राम मंदिर का जिक्र कहीं नहीं किया। इशारा साफ है कि प्रधानमंत्री भी राम मंदिर के मुद्दे से बचना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद की छवि को जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें यदि राम मंदिर का मुद्दा आएगा तो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री इस मुद्दे से पूरी तरह बचते नजर आए, अयोध्या गए भी लेकिन राम से नहीं मिले। अब बात करते हैं संकीर्ण मानसिकताओं और घटिया सोच की। कथित साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, कथित साध्वी इसलिए क्योंकि जिस दिन उन्होंने राजनीति में कदम रखा, हमारा ऐसा मानना है कि उस दिन से सनातन धर्म से या साधु संतों की जमात से उनका नाता टूट गया। अब वे तय कर लें कि वे साधु हैं या वे एक राजनेता हैं। यदि वे एक राजनेता हैं तो फिर कहीं भी उनका जो संत या जो साधु होने का तमगा है वह नहीं बचता है। देश में से कई सारे साधु संत हैं या साधु संत होने का दावा करने वाले लोग हैं जो राजनीति में हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी वे साधु नहीं हैं, ऐसा हमारा मानना है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा, बल्कि एक मीडिया कर्मी का सवाल था जिसके जवाब में उन्होंने कहा, मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और इस बात की अकल होनी चाहिए कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल कहीं इतना बेहुदा तो नहीं है जो बाद में किसी की टिप्पणी से कहीं और तीसरे अर्थ पर पहुंच जाएगा या जिसका मजाक या जिसकी आलोचना से भी दूर होगी। इस बात का ध्यान पत्रकारों को भी रखना चाहिए। और जो भी पत्रकार होंगे उन्होंने सवाल पूछा कि श्रीलंका में बुर्के पर बैन लगा दिया गया है, तो क्या भारत में ऐसा होना चाहिए? आमतौर पर मीडिया की आजकल जो भूमिका बची वो यही बची है कि वो एक छोटी सी चिंगारी फेंके, उससे आग लगे और फिर वो आग पूरे देश में तत्काल तुरंत फैले। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी है वह कदम उठाए जाने चाहिए। मुझे लगता है ऐसा होना ही चाहिए। हर पंथ को देश को सर्वोपरि रखना चाहिए। एक देश में बुर्के में पुरुष पकड़ा गया, जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको बुर्का हटाना ही पड़ता है, इसलिए जहां देश की सुरक्षा का सवाल है वहां ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम पंथ के लोगों से आग्रह करती हूं कि वे देश हित के लिए सर्वोपरि मानकर इसको अपनी परंपराओं को लागू करें और खुद ही ये फैसला लें कि ऐसे स्थानों पर जहां देश की सुरक्षा का सवाल है वहां परंपरा के साथ कानून और देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाए। मुझे लगता है देश सर्वोपरि होना ही चाहिए। अगर किसी कारण से और कोई आतंकवादी या अन्य कोई इसका लाभ उठाते हैं और देश को हानि पहुंचती है, लोकतंत्र को हानि पहुंचती है, तो उसमें हमें देश को सर्वोपरि रखकर हमारी कुछ परंपराएं उनको थोड़ा सा हमें उसमें ढील देना चाहिए और समयानुसार उसमें निर्णय लेना चाहिए कि जब जैसे एयरपोर्ट पर जाते हैं उस समय आप कुछ नहीं कह पाते, ठीक है। विदेशों में भी जाते हैं, तब आपकी जांच होती है, निर्वस्त्र आपको कर दिया जाता है, तब आप कुछ नहीं कह पाते हैं।
और देश में भी जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तब आपको आपकी जांच होती है, आप बुर्का हटाते हो, हटाना ही पड़ता है, तब आप कुछ नहीं कहते हो। ऐसी जगह पे जहाँ आप कुछ नहीं कह पाते हो वहाँ आप ये कर लेते हो। परंतु ये लोकतंत्र है, जब ये चुनाव होते हैं, सबको स्वतंत्रता है, उस समय आपको अपने देश के पक्ष में, देश के हित में ये निर्णय स्वयं लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि लेंगे ये, क्योंकि देश को सर्वोपरि मानकर जब चलेंगे सभी, तो मुझे लगता है ये भेद डालने वाले, फूट डालने वाले, ये सब एक तरफ हो जाएंगे और देश को सर्वोपरि मानने वाले लोग निश्चित रूप से अपना स्थान ऊंचा बना पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि परंपराएं कोई आजकल का खेल तमाशा या छोटा मोटा कानून नहीं है जिसे किसी समाज ने पास किया हो और वो निकल गई हो। साथ ही साथ देश की सुरक्षा क्या है या देश की सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, इसका ख्याल जितना आपको है प्रज्ञा ठाकुर जी, उतना ही शायद देश के मुस्लिमों को भी होगा। आप अगर ये कहती हैं कि देश के मुस्लिम ही दुश्मन हैं देश के और सिर्फ उनके बुर्का पहनने से ही देश में हमले हो सकते हैं या देश में इस तरह की घटनाएं हो सकती है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आप किसी एक संप्रदाय पर सवालिया निशान लगा रही हैं। आप बताइए, क्या संतों के भेष में कोई आतंकवादी कहीं जाकर हमला नहीं कर सकता? आप बताइए, क्या पगड़ी पहनकर, दाढ़ी लगाकर कोई आतंकवादी कहीं हमला नहीं कर सकता? देश में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह का पहनावा है, अलग अलग तरह का कानून है जातियों में और धर्म में। हम चाहे बात करें राजस्थान की, हम चाहे बात कर लें सामान्य हिंदू परिवार की, जहाँ महिलाएं घूंघट ओढ़कर अपने पोशाक में बाहर निकलती हैं, या हम सलवार सूट की ही बात कर लें जिसे आमतौर पर युवतियां, लड़कियां या दूसरे धर्म के लोग भी पहनते हैं। क्या इसमें कोई व्यक्ति छुप नहीं सकता है? सिर्फ बुर्का ही एक ऐसा पहनावा है जिसमें कोई व्यक्ति छुपता है? इस बात पर गौर किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ हमें यह भी समझ में आने लगा है कि अगर आप जीत कर सदन में जाती हैं तो फिर देश किस तरफ जाएगा और आपकी जो लोकसभा सीट है वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वे कितने सहज रूप से आपसे मिल पाएंगे और उस लोकसभा क्षेत्र में अपना जीवन यापित कर पाएंगे। एक और घटिया वीडियो जो आज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक आंटी हैं जो किसी कैफ़े में बैठकर, ये नोएडा का वीडियो है और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। फेसबुक पर इस वीडियो को अब तक 900 से ज़्यादा लोग इस पर टिप्पणी दे चुके हैं और 19,000 से ज़्यादा बार ये शेयर किया जा चुका है बीते 24 घंटों में। एक आंटी है जो नोएडा के किसी कैफ़े में बैठी हैं, वहाँ एक लड़की आती है जिसके कपड़े थोड़े छोटे होंगे और आंटी उसे देखकर कुछ लड़कों से कहती है कि ऐसी लड़कियों का तो रेप कर दिया जाना चाहिए। बाद में लड़की ने वक्तव्य सुना, उनकी अच्छी उदारवादी सोच का जो परिणाम है वो सुना और फिर लड़की उनका पीछा करते हुए होली। आंटी वहाँ से निकलकर उठकर एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए पहुँची, जहाँ वह लड़की और उसके साथी भी उनके साथ मौजूद हैं। और जिस महिला ने वीडियो शेयर किया है उसका नाम शिवानी गुप्ता बताया जा रहा है, जिसने इसे शेयर किया है, फेसबुक पर जारी किया था सबसे पहले। लड़की आंटी से पूछती है कि क्या आपने ऐसा कहा और आपने जो ये बात कही है ये बात कितनी सही है? अगर मेरे कपड़े छोटे हैं तो क्या मैं इस काबिल हूँ कि मेरा रेप किया जाए? और अगर आप ये मानती हैं तो आपको इस बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए। इस वीडियो को पहले देखते हैं और फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। Right now, I don't want to talk to you. No. I would like for you to repeat exactly what you said without using what small amount of brain capacity you hold. As a woman who should be supporting other women, has the audacity to say such disgusting, vulgar things, tell the men in the same room to rape women. Right. Really? Right. No, what happened to you now? Excuse me, what happened to you now? You wanted to have a discussion and tell me something about the length of my dress, right? You don't want to talk now? No, you wanted to talk about the length of my dress, right? What happened to it now? Where is the lecture now? I should get raped. That's what you told me, right? आप जैसे लोग को ना देश को मिट्टी में मिलाते हैं क्योंकि Excuse me. समझ में नहीं Call the आता। police right now. Oh, we should have called the police on you. You do realize that I'm going to take Can I footage. phone this you? You do realize that I'm going to take Landline footage digit. from that restaurant and produce it as proof. You do realize that, right?
उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। एक्सक्यूज मी, बट भैया आप करोगे, आई विल कॉल द पुलिस राइट नाउ। आप करेंगे? You apologize right now. माय मोबाइल। You apologize right now. Apologize right now. all over the social media. आपको भी बता देंगे कि मेरे को रेप कर दो, आपको भी यही बोलेंगे। ये हर जगह ये बोलती आए हैं। You will apologize to me right now. Apologize right now. हाउ डेयर दे, इधर आ गए। Apologize right now. Do you hear me? आपके लिए भी ऐसे बोल देंगे। Apologize right now. Apologize right now. I will make your life a living hell if you don't apologize. I promise you that. I will make you viral. I will make you viral. Apologize right You now. have 100% right to make my life hell. Go ahead. Say your words again. What did you say? I will not say. You will not say. I have. Don't worry. I have your footage. You have the option right You go now. ahead. And you're currently I don't You care. have the option right now to apologize for the words that you chose. You can apologize right now, or I will make sure that you go viral tonight. I will make sure that happens. you're currently on social media going live. Apologize. Can you please repeat the words you said, Nukkad wala pe? At least don't apologize. Say the word. Oh, why? Are you ashamed? Are you ashamed? We have to We don't need a manager. We don't need a manager. हमें तो नहीं पता था कि आप नुक्कड़ वाला पे ऐसे आ जाएंगे। Ma'am, first of all, I'm so sorry to interfere in this matter. I am a mother of 2 daughters. I don't mind my daughter wearing a swimming costume and walking on the street. You don't have any right to say anything about the girls wearing it. I'm so sorry. Please about comment it. on You have to say sorry to her for commenting it. I'm so sorry for that. Being a mother, I would never say, if you see the picture of my daughter, she wears dresses like this. But if anybody says like that, they are just being very formal with you. They are just being very genuine with you. मुंह से बात कर रहे, अगर मैं होती तो आपके हाथ से बात करती। I would really appreciate. Being a lady, I'm telling you, you are encouraging the male outside. I'm sorry about it. I'm sorry to say. now, You have to say. 1 minute. You wait. You have to say like this to her. Sorry, ma'am, for saying that. I'm sorry to say. You have to say like this to her. If you have said like this to her, I'm sorry that. At the moment, you have to say. Otherwise, this has to be called to the police now. And Honestly, just to mention, honestly. we also have the CCTV If you want footage. to get this rafa from here, All you of that has been captured in CCTV. So you please have don't to. deny So that. I'm sorry. This is. I'm sorry. This is about. क्या हो जाएगा? No, ma'am, just a moment. तो देखा आपने किस तरह से इस वीडियो में जो युवतियां हैं, पहले एक युवती आंटी से, महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन उनका रवैया जिसका तस रहता है वो पुलिस को बुलाने की बात करती है बार बार सुरक्षाकर्मी से। साथ ही साथ उनका चेहरा आप देखिए जिस पर साफ तौर पर घमंड के, अहंकार के और जिसे कहें मूर्खता के वो भाव नज़र आते हैं जो उनकी घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। बाद में बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ इकट्ठी होती हैं और सभी उन आंटी को घेर लेती हैं और उनसे माफ़ी मांगने की बार बार जो है बात कहती है, लेकिन आंटी जस की तस अपनी बात पर कायम, कोई माफ़ी नहीं मांगती है। सवाल ये है कि क्या छोटे कपड़े पहनने से देश की लड़कियां रेप का शिकार होती हैं? पहले भी कई बार इस तरह के जो महान और बुद्धिजीवी लोग हैं उनके बयान आए थे। आज फिर एक बार उसी परिपाटी को इस महिला द्वारा दोहराया गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद देश में कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं होती। बच्चियाँ, जो छोटी बच्चियाँ होती हैं हमारी, उनका तो कोई दोष नहीं होता, वो तो कपड़े भी अच्छे पहनती हैं, पूरे कपड़े पहनती हैं, फिर भी उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। कई सारी स्कूली छात्राएं, कई सारी ऐसी लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, किसी संस्थान में पढ़ने जाती हैं, वो तो स्कूल के गणवेश में होती हैं, परिवेश उनका जो है स्कूली होता है, फिर भी उनके साथ इस तरह की घटनाएँ होती हैं। कई सारी महिलाएँ ऐसी होती हैं जो साड़ी पहनती हैं, जो भारतीय महिला का एक पुराना और प्राचीन पहनावा है,
उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो क्या आप इस बात को साबित कर सकती हैं कि छोटे कपड़े पहनने से युवतियों के साथ, महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ रेप होता है या उनके साथ रेप होना चाहिए? और यदि ऐसा होता है तो क्या आप इस विचारधारा का समर्थन करती हैं? ये साफ तौर पर एक घटिया बयान है और इस घटिया बयान के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, वीडियो बना, आपने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन अब हम आपसे इस बात का आग्रह करते हैं कि आपको चाहे दुनिया के सामने नहीं, लेकिन कम से कम जिस जगह पर आपने ये बात कही है, यदि उन लोगों को भी आप जानती हों, उस माहौल में आप रहती हैं, उस सोसाइटी में आप रहती हैं, तो वहाँ के लोगों से ही कम से कम माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जिससे लोग ये समझ लें कि आपकी जो सोच है, जिस पर पत्थर पड़े हुए थे, शायद अब साफ हो गई है। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।